हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज हमारी घटना चक्र सीरीज की पहली क्लास होगी। पहली क्लास मतलब ओरिएंटेशन क्लास के बाद आज एक पहली क्लास है जिसमें हम लोग आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरल साइंस की जो नई घटना चक्र है उसको आप लोग के पास अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई इशू नहीं है, आप लोग पुरानी से भी काम चला सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये बताने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं है कि साइंस की इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है। ठीक है, 20-22 क्वेश्चन आते हैं और एक्यूरेसी हमको 90% तक रखनी है ताकि हम कट ऑफ से 10 नंबर 10 क्वेश्चन ज़्यादा रहें, क्योंकि बाद में डिलीट हुए, ऐड हुए, इन सब चक्करों में हम बॉर्डर लाइन पे ना रहें। ठीक, उससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियो कहा था देखने के लिए, उम्मीद है आप लोग देखे होंगे और कुछ कमेंट आए हैं उस पर, उसको मैं अलग एक वीडियो में एड्रेस करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेलिंग से मुझे उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है ये दोनों वीडियो देखे होंगे। एक वीडियो मैं आपको और कहूँगा देखने को, उसको देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए बायोलॉजी को समझना। नहीं भी देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे रैपिड फायर प्लेलिस्ट जो है चैनल पे आप देखोगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसमें एक क्लास मैंने सेल की ली हुई है। ठीक है, एक रिवीजन क्लास है वो 30 मिनट की क्लास है। उसमें मैंने सेल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो एक बार अगर आप सेल चैप्टर पढ़ लेंगे, सेल्स होती क्या हैं, कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका क्या होती है, तो उससे आपको बायोलॉजी समझना जो है वो इजी हो जाएगा। बस इतनी सी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सही हो जाएंगे, क्वेश्चन उससे आते भी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर बार 1-2 एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कौन सी बुक से, आपको क्या कौन सी बुक रेफ़र करनी है और इसके नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, ये मैं आप लोग को थोड़ा एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली चीज़, हमारा जो सोर्स होगा वो NCERT होगा। ठीक है, कौन सी, 11th क्लास की बायोलॉजी की। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। ठीक, इस किताब को आपको नहीं पढ़ना है, ये जिम्मेदारी मेरी है। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो उसमें दिए हुए हैं वो यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, सेकंड बुक रेफ़र करेंगे आप कौन सी, घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो नई वाली आई है या जिनके पास पुरानी है, कोई भी एडिशन की, चाहे 2023 की हो चाहे 2024 की हो, आप उसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र को रेफ़र करेंगे। ठीक है, NCERT आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, आपको घटना चक्र लेनी है, क्यों, क्योंकि उससे हम लोग PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और तीसरे बुक जनरल साइंस की लूसेंट। ठीक, इसको आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो इसको ले लीजिए, जब इम्पॉर्टेंट बुक है और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के वहाँ से आते हैं। उसको पूरा पढ़ना है, एकदम कतई नहीं पढ़ना है। जितना पोर्शन मैं आपको होमवर्क में दूंगा उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात कहें तो आपको केवल 2 किताब रखनी है। पहली घटना चक्र की पूर्वावलोकन विज्ञान की, जो आपके पास मुझे उम्मीद है होगी ही पहले से, और दूसरी जनरल साइंस की जो लूसेंट आती है वो बुक आपके पास होनी चाहिए। वो मैं जब कहूँगा होमवर्क के लिए तब आपको उसको रेफ़र करना है। ठीक, नहीं तो मैं क्लास में जो नोट्स बनवाऊँगा आपको केवल उतना ही यहाँ पे नोट्स बनाना है और उतना ही पढ़ना है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्लास में, क्या कितना डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो डिटेलिंग मैं उतना ही करूँगा जितना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जितना क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग MBBS का फर्स्ट ईयर का कोर्स नहीं पढ़ेंगे कि मैं अगर आपको ईसोफेगस के बारे में बता रहा हूँ तो पूरा एकदम ईसोफेगस ही मैं 1 घंटा डिस्कस कर दिया। ठीक है, करने को मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है और यह जितना क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
ठीक। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में मैं उन्हीं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा जो मैं कॉन्सेप्ट बताते टाइम हो सकता है ना पढ़ाया हूँ और वो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस क्वेश्चन के समय दे दूँगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कराऊँगा, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं यहाँ पे आया, स्लाइड में दिखाया आपको, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कैसे पढ़ रहे हो। एक बढ़िया बेड लगा हुआ है, ठंड का मौसम है, कंबल डाल के अंदर लेट के मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन देखा नहीं जाता है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस क्यों करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बैठ के वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है, ठीक है, मुझे नहीं करना है एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस खुद करेंगे। मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, आपको जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जाके घटना चक्र में आपको क्वेश्चन देखने हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व कैसे करना है, अगर ये असर्शन सही है तो क्यों सही है, क्यों सही है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या मैंने उस चीज़ को क्लास में बताया है कि नहीं, जो मैंने नोट्स बनवाए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रीज़न अगर गलत है तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों गलत है, और अगर क्यों गलत है तो वो आपके नोट्स में है कि नहीं है। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो थोड़ा टिपिकल हैं, हो सकता है समझने में दिक्कत हो सकता है कॉन्सेप्ट में वो छूट गई हो, बताने में जो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई हो, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि इस क्लास को कैसे फॉलो करना है, ठीक। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बिना किसी लेट देरी के हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे एक ह्यूमन बॉडी है और इसके पूरे एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, हम लोग अगर देखें तो हमारा अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें या हमारे सिलेबस के हिसाब से, जिसको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन या पाचन क्रिया जो है वो होती क्या है। तो अगर एकदम सिंपल भाषा में हम लोग इसको बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। काफ़ी वो उसमें मतलब अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड कह रहे हैं। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, सब बाद में आपको पता चल जाएगा। अभी आपको क्या याद रखना है कि हम लोग जो भोजन लेते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, इसी कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है एक सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन किस में होता है, यहाँ पे जो आपको ऑर्गन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जितने ऑर्गन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। अब जब ये डाइजेशन या पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है हमारे अंगों में, तो इस चीज़ का होता है अवशोषण, ठीक है। ये क्या होता है, इसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जो ब्लड्स हैं या हमारे जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स में ये एंटर करती हैं और ब्लड के माध्यम से ये पूरे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या डिफिनीशन हो गया, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं डाइजेशन का। और डाइजेशन के बाद जो हमारी प्रक्रिया है वो कैसे ऊपर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डाइजेशन की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जो आप यहाँ पे ऑर्गन देख रहे होंगे जैसे माउथ, ये सबसे इंटीरियर पार्ट में होता है, और आप लास्ट में देख रहे होंगे एनस, जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर पार्ट मतलब कि सबसे पहला पार्ट, सबसे स्टार्टिंग जहाँ से होती है।
पोस्टीरियर मतलब जो लास्ट का पार्ट होता है जहाँ पे कोई चीज़ एंड होती है, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं। और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जिनके हेल्प से जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो सिंपल फॉर्म में जो ब्रेक डाउन होता है वो इन ग्लैंड्स की वजह से होता है। ये ग्लैंड्स अब ऐसा क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, इसको हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे तो समझाएंगे कि इन ग्लैंड्स का रोल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पढ़ेंगे और इसको जल्दी से हम लोग कवर करेंगे जितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला पार्ट आपको एलिमेंट्री कैनाल में अगर कोई पूछे तो सबसे पहला क्या दिखता है आपको, माउथ, ठीक है। यानी अगर हमारे एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहें तो आपको उसको बोलना है माउथ, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स होते हुए सबसे लास्ट पार्ट इसका जो होता है वो एनस होता है, ठीक है। तो ये आपको एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता चल गया। उसके बाद माउथ में हम देखेंगे तो माउथ में आपको दो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एक तो हमारे टीथ जो होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो हमारी टंग होती है, जीभ होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको दिखेंगी, दांत और जीभ। अब ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ह्यूमन बॉडी में हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट, ठीक है, थीकोडॉन्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है डाइफियोडॉन्ट, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, थीको मतलब होता है कि जो हमारे दांत हैं वो एक सॉकेट में फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दांत है तो यहाँ पे तो ये एक सॉकेट में फिक्स होते हैं और वो सॉकेट जो होता है हमारे जबड़े या जॉ को बोलते हैं, ठीक है। जॉ में वो सॉकेट होता है और उसमें उस चीज़ को फिट होते हैं, जैसे नहीं एक आप कील लेते हैं और स्क्रू लेते हैं, उसको किसी एक दीवार में आप उसको स्क्रू टाइट करते हैं किसी चीज़ में, तो उसको वहाँ पे आप फिक्स करते हैं। तो हमारे दांत जो होते हैं वो भी ऐसे स्क्रू की तरह एक सॉकेट में फिक्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन्ट। और डाइफियोडॉन्ट मतलब डाई मतलब कि दो, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको पूरे लाइफ टाइम में दो बार दांत आते हैं। तो जो सबसे पहले दांत आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क टूथ बोलते हैं। उसके बाद जो आते हैं उसको हम लोग परमानेंट या एडल्ट टीथ जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको माउथ के बारे में, माउथ में क्या क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब जो दांत होते हैं, दांत के चार प्रकार होते हैं, आई सी पी एम, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। तो आपको बस यही नाम याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा बहुत टफ नाम नहीं है, ठीक है, कि याद ही नहीं हो रहा है। ये आपको याद रखना है, बस यही क्रम याद रखना है, आई सी पी एम, ठीक है। आई सी पी एम, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं 21-23, 21-23, ठीक है। ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है, 2123 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया, आई से। तो जो पहला नंबर है वो हमारा किसको हो गया, आई को। जो दूसरा नंबर हो गया वो सी को चला गया। जो तीसरा नंबर है वो पी या पीएम ऐसे कर प्रीमोलर को चला गया। और लास्ट का नंबर है वो किसको चला गया, एम को चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई 2, सी 1, प्रीमोलर जो है आपके 2, मोलर जो है आपके 3 हुए। तो आई 2, सी इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 2। और ये मैंने क्या किया है, इसको आप देख रहे होंगे डिवाइड किया हुआ है। तो ये आप ऐसे इसको समझ सकते हो डिवाइड क्यों किया, कि अपर सॉकेट का, ये अपर सॉकेट का फार्मूला हुआ, ठीक है। कि आपके अपर सॉकेट के, जैसे मान लीजिए ये दांत है, ठीक है, तो ये इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए। तो हाफ में देखोगे तो एक आपको ऊपर की तरफ एक सॉकेट दिखेगा, मतलब ऊपर के दांत, और फिर आपको नीचे के दांत दिखेंगे। तो ऊपर के दांत में आपके ICPM में 2 1 2 3 होता है, और इसी तरह नीचे वाले दांत में भी आपके 2 1 2 3 होता है। यानी इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। ये आपके आधे मुख की बात हो रही है, आधे माउथ की बात हो रही है, ठीक है।
अब आधा आपको और है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। तो इसको जब आप ऐड करोगे 2 1 2 3 तो कितना होगा ये 2 1 3 2 5 3 8 8 ऊपर की तरफ 8 नीचे की तरफ और मल्टीप्लाई 2 तो कितना हुआ 16/16 यानी 32। तो हमारे टोटल दांत कितने हुए 32। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि हम आधे माउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आधे माउथ के ऊपर में 8 दांत, आधे माउथ के नीचे 8 दांत। ठीक है, फिर ऐसे ही आधे माउथ के ऊपर 8 दांत और आधे माउथ के नीचे 8 दांत। ठीक है, तो टोटल जब करेंगे तो 32 दांत होंगे। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ह्यूमन टीथ का फार्मूला क्या होता है, 21/03 ठीक है, 22/02 22/02। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इतना नॉर्मल सिंपल से। तो आपको बस इसमें याद क्या करना है कि ICPM होता है और ICPM का फार्मूला क्या होता है 21 23 21 23। बस आपको ये याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई 2 करना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे आधे माउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दांत के बारे में याद रखनी है कि हम थीकोडॉन्ट होते हैं, डाइफियोडॉन्ट होते हैं। डाइफियोडॉन्ट का मतलब कि 2 बार हमारा जो है माउथ जो टीथ है वो हमारे पूरे लाइफ टाइम में आता है। थीकोडॉन्ट मतलब कि हमारा जो टीथ है एक सॉकेट में फिक्स होता है, जिसको जॉ बोलते हैं लोग, यानी जॉ में हमारा जो है दांत वो फिक्स होता है। तो ये बात हो गई हमारी माउथ के बारे में। ठीक है, अब माउथ का अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन देखें, माउथ का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो मेनली फंक्शन माउथ का होता है चबाने का। ठीक है, जिसको च्यूइंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन काम जो होता है इसका चबाना का होता है, जिसको मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको याद रखना है कि चबाने का काम जो है वो दांत का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीभ भी दिखेगी, जीभ के ऊपर हमको टेस्ट बड दिखते हैं। ठीक है, टेस्ट बड्स क्या होते हैं हम लोग अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब जो माउथ के अंदर वाला पार्ट आपको दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं उसको ओरल कैविटी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखो दिखेगा ओरल कैविटी, माउथ का जो अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पे दांत और जीभ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट आगे जब बढ़ेंगे गले के पास आप देखोगे तो उस वाले चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, उस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं फायरिंग्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा फायरिंग्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभी जो ये ग्लैंड्स दी हुई हैं इसको आप यहाँ पे इग्नोर मारो। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड दिख रही होगी, इसको आप इग्नोर मारो, क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। अब फायरिंग्स के पास ही से ये अगर ये यहाँ पे फायरिंग्स है, यहीं से आपकी ट्रैकिया भी स्टार्ट हो जाती है। ट्रैकिया क्या होती है विंड पाइप। ठीक है, जो सांस वाली नली होती है जो फेफड़े से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जहाँ पे सांस वाली नली यानी ये वाला पॉइंट और जहाँ से फायरिंग्स ठीक है यानी खाने वाली नली स्टार्ट होती है, यहाँ पे जंक्शन होता है। ठीक है, तो इस जंक्शन पर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको एपिग्लॉटिस। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हम फूड को या खाने को निगलते हैं तो ये क्या होता है एक ढक्कन की तरह ये ट्रैकिया को कवर कर लेता है। ठीक है, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, जो सांस वाली हमारी नली होती है, जो नाक से हम सांस लेते हैं तो सांस की नली से होते हुए फेफड़े में जाती है। तो ये खाना है जो है हमारा ये सांस की नली में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस जो है वो खाना आते ही ये ट्रैकिया को बंद कर लेता है, जिससे खाना जो है वो सांस की नली में ना जाके हमारे फूड पाइप या ईसोफेगस या खाने की नली में चला जाता है। ठीक है, इसलिए खाना जो है कभी कभी हम लोग जब बात करते रहते हैं खाना खाते टाइम, आप देखते होंगे अचानक से खांसी आने लगती है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं छोटे वो ट्रैकिया में चले जाते हैं सांस वाली नली में, तो इससे हमको खांसी आने लगती है। इसीलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम कभी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एपिग्लॉटिस जैसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो फायरिंग्स के पास पाया जाता है। ठीक, उसके बाद फायरिंग्स के बाद आपका स्टार्ट होता है ईसोफेगस। ठीक है, इसको आप खाने की नली बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में खाने की नली, जो हमारा खाना हम जब
मुख से माउथ से चबा के उसको सलाइवा में मिक्स करके निगलते हैं, तो ये ईसोफेगस के माध्यम से होता हुआ नीचे कहाँ पे आता है, स्टमक में यानी आमाशय में। ठीक है, तो अब ये आपका फूड जो है कहाँ पे पहुँच गया है, आमाशय में पहुँच गया है। ठीक, अब यहाँ पे ईसोफेगस में आपको सोचेंगे कि ईसोफेगस में खाना गया कैसे। ठीक है, तो ईसोफेगस में यहाँ पे एक मूवमेंट होती है। ठीक है, उसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, या इतना याद रखिए कि ईसोफेगस में कुछ इस तरह की मूवमेंट होती रहती है जिससे खाना जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक, अब ईसोफेगस और स्टमक जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उस एरिया पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर मतलब आप वाल्व समझ लो। ठीक है, जैसे सेफ्टी वाल्व होती है उस टाइप का। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर जो है जब खाना एंटर करता है तो ये स्फिंक्टर जो है खुला रहता है, और खाना एंटर करने के बाद ये चीज़ जो है ये क्लोज हो जाती है, जिससे हमारा खाना पेट से वापस खाने की नली में नहीं पहुंचता है। अगर कभी कुछ इस स्फिंक्टर में दिक्कत हो जाती है तो ये खाना जो है पेट की नली से पेट से खाने की नली में आने लगता है, जिससे हमको एसिडिटी या हार्टबर्न जैसी समस्या जो है वो होने लगती है। ठीक, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे जिसको बोलते हैं स्टमक या आमाशय। ठीक है, तो आमाशय का काम क्या होता है, मेनली ग्राइंडिंग का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फूड है ये एक यहाँ पे मूवमेंट होती है इसमें भी, और यहाँ से ग्राइंडिंग जो है वो खाने की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आमाशय में मेनली क्या होता है, खाना एंटर करता है और यहाँ पे ग्राइंडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे स्टमक ख़त्म हुआ, ठीक है, इस वाले एरिया को, ठीक, यहाँ से आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत जहाँ शुरू हुई उस एरिया को बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवाइड करना हो, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका 3 पार्ट में होता है। ठीक, तो पहला हो जाता है आपका क्या, ड्यूडेनम। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाता है, जेजुनम, और तीसरा आपका क्या हो जाता है, इलियम। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, या इसको क्रोनोलॉजी में भी लगाने को बोल सकता है कि पहले ड्यूडेनम आएगा कि जेजुनम आएगा कि इलियम आएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन शायद आया हुआ भी है। ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है, DJI। ठीक है, DJI। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डीजे देख के हमारी आई जो है वो चमक जाती हैं। ठीक है, डीजे जिसमें गाना बजता है, कुछ भी कैसे करके आप याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब स्टमक की अगर हम लोग बात करें तो स्टमक के कुछ पार्ट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बस जान लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की। स्टमक का सबसे जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस। ठीक है, इसके जहाँ से ईसोफेगस जो है एंटर करता है उसके जस्ट नीचे वाले इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। और इस मेन को इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, और एकदम लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना कि ये स्टमक से रिलेटेड हैं। अगर ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखे तो बस आप बस नाम याद रखना, बस फंडस, कार्डियस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, ये चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, आपके स्टमक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप स्टमक के बारे में याद रखना है। ठीक, उसके बाद हमने आपको बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसका आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है कि भाई इसका ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप लास्ट पार्ट देख रहे होगे, स्टार्टिंग कहाँ से, ड्यूडेनम से। ठीक है, ये ड्यूडेनम हो गया, ये स्टार्टिंग पार्ट। फिर आप यहाँ से देख रहे होगे एक छोटी आंत आ रही है, जेजुनम, और छोटी आंत फिर आप देखेंगे खूब घुमावदार इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, ये पूरा जिस तरह से आ रही है यहाँ। ठीक है, इस वाले लास्ट वाले पार्ट को, जो अंतिम पार्ट होता है इंटेस्टाइन को, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है, अब छोटी आंत या इलियम और जहाँ बड़ी आंत से मिलती है, ठीक है, ये क्या हो गई, बड़ी आंत हो गई। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सीकम बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सीकम। और सीकम के जस्ट नीचे ही आपको
अपेंडिक्स जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका कोई रोल नहीं है, अब एक वेस्टेजियल ऑर्गन हो गया है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको इलियम जहाँ ख़त्म हुआ और बड़ी आंत जहाँ पे शुरू हुई उस पार्ट को बोलते हैं सीकम, और बड़ी आंत उसके बाद इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलन, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो कोलन वाला पार्ट जो होता है ये बड़ी आंत का पार्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, छोटी आंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं विलाई, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखना, विलाई जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और इसका मेन काम जो होता है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे बने होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, विलाई या माइक्रोविलाई करके अगर आपको वर्ड दिखे तो ये आपको याद रखना है कि हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको रिलेट करना है, जिसे हम लोग ना एल्वियोलाई पढ़ते हैं लंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ देगा कि विलाई जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि विलाई जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत में कुछ ऐसा होता नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन होते हैं। यहाँ पे जो फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया है, इसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो ब्लड में जाते हैं, और जो अवशेष बचे हुए पार्ट होते हैं वो रेक्टम में इकट्ठा होके एनस के थ्रू जो है वो हम लोग इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है इस तरीके से बनी होती है, जिसमें कितने कितने पार्ट हम लोग पढ़े, कहाँ से हमने माउथ से स्टार्ट किया, ठीक है। कभी कभी आपको इसका भी सीक्वेंस पूछ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो सीक्वेंस है वो आप बताइए, ठीक है। तो उसमें दे देगा कि पहले एक तरफ दे देगा माउथ एक, ठीक, फिर एक जगह दे देगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लिख देगा रेक्टम, ठीक है, फिर लिख देगा स्टमक। इसको बोल देगा आप एक सीक्वेंस में लगाओ इंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। तो आपको याद रखना, हमने माउथ पढ़ा, माउथ के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में आपकी जीभ और दांत के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के पास आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा एपिग्लॉटिस, हमने एपिग्लॉटिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने खाने की नली ईसोफेगस देखी, ईसोफेगस जो है आके स्टमक से मिलती है, स्टमक में हमारा जो ग्राइंडिंग का काम होता है उसको देखा। स्टमक के पार्ट भी होते हैं फंडस, पाइलोरिक, कार्डियक, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत जहाँ से होती है उस पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आता है, जेजुनम के बाद इलियम आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक माइक्रोविलाई जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हैं, जिसका मेन काम एब्जॉर्प्शन का होता है, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पे मिलते हैं उस एरिया को सीकम कहते हैं, सीकम से हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है, और बड़ी आंत जो है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर कोई आपको पूछे कि बड़ी आंत बड़ी होती है कि छोटी आंत बड़ी होती है, तो आपको बतानी है कि छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी क्यों होती है, लेकिन इसका क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको कितना घुमावदार होता है ये, ठीक है। इसको इस तरीके से यहाँ पे बॉडी में ये फिट होता है ताकि यहाँ पे खाना जो है जो हम खाए हैं वो अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन हो, इसका डाइजेशन हो, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरा एब्जॉर्ब हो के तब जाके बड़ी आंत में मिले, जिससे हमको जो खाने से न्यूट्रिशन मिलता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ये याद रखना है, नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन अगर लेंथ में देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, यानी छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है लेंथ के मामले में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना पूरा याद रखना है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा था इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, तो अब आपको यहाँ पे 3 ग्लैंड दिखेगी, एक आपके माउथ के पास, एक पैरोटिड ग्लैंड्स दिखेगी, एक सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स दिखेगी, ठीक है, ये आपके माउथ में दिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपको एक सबसे बड़ा ऑर्गन देखने को मिलेगा लीवर, ठीक है, मेन सबसे ग्लैंड जो हमारी होती है, और एक आपको ग्लैंड यहाँ पे और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दिखेगी, इसका नाम है पैनक्रियाज, ठीक है। तो अगर पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं तो कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको लीवर, पैनक्रियाज और पैरोटिड ग्लैंड्स को
इसको आपको एसोसिएटेड ग्लैंड में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, और यहाँ पे आपको माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स भी मिलेंगी, ठीक है। जो यहाँ पे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स और लीवर और पैनक्रियाज हमारा जो हो गया ये एसोसिएटेड लंग्स ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। अब जो सलाइवा होता है वो 3 पेयर की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जो सलाइवा हमारा बनता है लार जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो 3 ग्लैंड से मिलके बनी होती है। तो मैंने आपको बताया पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये एंजाइम कौन सा सिक्रीट करती हैं इसको हम लोग बाद में जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कैसे डाइजेशन होता है फूड का, उसको हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक। उसका नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग लीवर पे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीवर। तो लीवर जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लीवर जो है हमारे ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और इसका वेट जो होता है ये 1.2 से 1.5 kg का होता है, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है और यहाँ से एक सिक्रीशन होता है जिसको बोलते हैं बाइल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाइल का सिक्रीशन पूछे, ठीक है। तो कहाँ से होता है, लीवर से, लेकिन बाइल जो स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है। बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये आपको याद रखना है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या है, ये जस्ट लीवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो लीवर के बारे में हमने क्या जाना कि लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसके वेट जो होता है एडल्ट ह्यूमन में 1.2 से 1.5 kg तक होता है, ठीक। और लीवर का बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लीवर से सबसे मेन आपको याद रखना है कि बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल्स से, ठीक है। हिपैटिक सेल से बाइल सिक्रीट होते हैं जो हिपैटिक डक्ट से होते हुए आपके गॉल ब्लैडर में पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीवर में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल्स, ठीक है। हिपैटिक जैसा वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो आप उसको लीवर से कनेक्ट करिएगा, ठीक। अब ये जो सिक्रीट करती हैं तो एक नली के माध्यम से जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे आती है और यहाँ पे आके जो बाइल है वो स्टोर हो जाता है। बाद में इसी बाइल का यूज होता है खाने के डाइजेशन में, ठीक है। इतना चीज़ आपको लीवर के बारे में याद रखनी है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात, पैनक्रियाज जो है इसको हम लोग एक कंपाउंड ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, दोनों की तरह एक्ट करती है, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या होती है और एंडोक्राइन क्या होती है, जब हम लोग हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप यहाँ बस इतना जान लो कि एक्सोक्राइन जो होती हैं वो वहीं पे अपना सिक्रीशन रिलीज करती हैं जहाँ पे उनका काम होता है, ठीक है। जैसे पैनक्रियाज है, इसको एक्सोक्राइन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इससे कोई डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है या पाचन वाली कोई जो एंजाइम निकल रहे हैं तो ये यहीं पे एक्ट करेंगे, यहीं पे डाइट्स का सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, और इससे जो एंजाइम निकलेगा वो तुरंत यहाँ पे फंक्शन करेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ये अपना सिक्रीशन जो है ब्लड में भेजती हैं और ये ब्लड के माध्यम से ये कहीं पे भी जाके एक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए पैनक्रियाज से एक जो है हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है, तो वो हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए इस हार्मोन का काम हमारे ब्रेन में है, ठीक है। तो अब सोचिए हार्मोन निकला पैनक्रियाज से और उसका काम कहाँ हुआ, ब्रेन में। तो सोर्स यहाँ पे है और जहाँ पे पहुँचाना है वो बॉडी से उस ऑर्गन से काफ़ी दूर है, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो अपना हार्मोन या अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड वेसल में रिलीज करती हैं और वो ब्लड के माध्यम से दूसरी जगह जाके फंक्शन करती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो जहाँ पे ग्लैंड होती है वहीं उसका सिक्रीशन होता है और ब्लड में ना मिलके
वो वहीं पे एक्ट करती हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी पैनक्रियाज के बारे में याद रखनी है। पैनक्रियाज जो है एक सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ग्लैंड के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, एक मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया, इतना आपको जानना ज़रूरी है ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें उसमें हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये इतना चीज़ें हमने आज एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ी, ठीक है। तो अब इसमें हमने एक सेक्शन कवर कर लिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा सेक्शन जो है जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, वो हमने आज पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया कि क्या मेन इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब कौन से एंजाइम्स कहाँ रिलीज होते हैं, ठीक है। अगर पैरोटिड ग्लैंड्स है तो इससे कौन से एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। ईसोफेगस से कोई एंजाइम रिलीज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। स्टमक आमाशय से कोई एंजाइम रिलीज होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग पूरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आज इसको मैंने जो पढ़ाया इसको एक बार आपको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो रीड कर लेना, नहीं तो लूसेंट जो मैंने जनरल साइंस की बताई, अगर अभी जनरल साइंस की नहीं है तो जो नॉर्मल जीके वाली ही जनरल साइंस आती है उसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसमें जो जो माउथ पर फायरिंग्स ईसोफेगस के बारे में एक दो लाइन दी हुई है उसको आप रीड कर लीजिएगा। बाकी जो नोट्स मैंने बताए हैं उतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, यानी जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिनकी माध्यम से हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब अब आप सोचेंगे मैंने आपको इतनी चीज़ें क्यों पढ़ाई, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ द लीवर, ठीक है। तो अब अगर आपको लीवर के बारे में ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन क्या पढ़ोगे, ठीक है, कैसे कर पाओगे। अब या तो मैं इस तरीके से बताता भाई कि यहीं पे मैं आपको लीवर समझाऊं, फिर यहीं पे मैं आपका लीवर का फंक्शन दिखाऊं, तो जो चीज़ें हैं ना वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाएंगी, चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। तो एक बार हम लोग पूरा बेसिक समझ लेते हैं, फिर कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं ये समझ लेते हैं, तब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको चुटकियों में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं ये भी आपको बताना है। स्पीड ठीक है पढ़ाने की कि बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको एडजस्ट करके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आ रही हैं तो आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये थोड़ा आप कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा फीडबैक देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उस हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स के साथ।